तो जब तक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन डिमार्केट करके नो मैंस लैंड छोड़ी ना जाए और ये तय नहीं किया जाए कि हम यदि कहीं पर बनाएंगे कि यदि कि पशु लाने ले जाने की आवश्यकता है, मतलब जो गेट्स बनते हैं उसके, और उस गेट की माइनिंग कैसे होगी, जब तक इसकी पूरी व्यवस्था नहीं होगी इस तरह के बॉर्डर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। लीगल इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान की तरफ आते हैं तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ डाउट्स कि आते ही उनका फोटो आईडी कार्ड कैसे बनेगा, उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा, उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे जाएगा, इवन उनका पासपोर्ट कैसे बनेगा। इट इज अ वेल फैसिलिटेटेड सिस्टम। तो मैं इस चीज को रेखांकित करना चाहता था कि आपने ये पूछा कि डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर के क्या ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक आशंका है। यदि हम खतरा नहीं कहते हैं सीधे रूप में, खतरा एक बहुत बड़ा एक हार्श वर्ड है, तो क्या हम ये मानते हैं, इंडिकेट करते हैं, ये क्या ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी इम्पिंज करता है? तो मैं कहूंगा कि ये करता है, निश्चित रूप से करता है। और ये बंगाल, असम और भी उनके जो आसपास, इवन जो 2-3 जिले हैं बिहार के, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इशू है। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम लगातार बात कर रहे हैं मनोज लाल सर से बांग्लादेश, वहां के हालात और बांग्लादेश में जो कुछ चल रहा है उसका भारत पे क्या असर होगा। बातचीत के पहले 2 हिस्सों में दर्शकों हमने आपको बताया कि बांग्लादेश में किस तरीके से इस्लामिस्ट पॉलिटिक्स जो है वो जोर पकड़ चुकी है और इसके अलावा वहां पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। बातचीत के तीसरे और आखिरी हिस्से में आज हम मनोज सर से जानेंगे कि आखिरकार क्या इनके जो बांग्लादेश में चल रहा है उसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। सर, आपका रायसीना रिपोर्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि सर, बांग्लादेश का जो खासतौर पर हमारे जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और उनके जो सीमावर्ती जिले हैं, उन स्टेट्स के जो बांग्लादेश में चल रहा है और बांग्लादेश के जो सीमावर्ती डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां जो कुछ जिस तरीके से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी जड़ें जमा रहे हैं, उनका असर हमारे सीमावर्ती जिलों पे किस तरीके से पड़ेगा। मैं आपसे ये सवाल खासतौर पर 2 राज्यों पे फोकस करते हुए मैं जानना चाहूंगा। बंगाल और असम पे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम त्रिपुरा पे भी आएंगे, मेघालय पे भी बात करेंगे, लेकिन असम और बंगाल को फोकस रखते हुए पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगा। क्या नहीं, उसका एक छोटा सा आंसर है। हालांकि जब हम इसके गहराई में जाते हैं तो हमको बहुत सारी चीजों की विवेचना करनी पड़ेगी, पूरी हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपके जो सवाल उठा है उस पर मैं फोकस करता हूँ। जो पहली बात, अभी जो एक बदलाव आया है बांग्लादेश में, जिसको हम कह सकते हैं कि द नेचर ऑफ द स्टेट हैज इंटायरली चेंज्ड। जो हसीना का एग्जिट है उसके साथ ही एक तरीके से जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट और साथ ही साथ एंटी हिंदू सेंटिमेंट, और उसके साथ ही साथ चूंकि वो एक एंटी हसीना को इस तरीके से वो देख रहे हैं कि चूंकि उसको दिल्ली में शरण मिली है इसलिए सारी चीजों के लिए हिंदुस्तान ही जिम्मेदार है, वो सारे एटीट्यूड जो हैं, अभी जो उनका रवैया है, उसकी वजह से it is the state which is the main factor for anything and everything along the bordering districts inside Bangladesh as well as जो इनकी बाउंड्री बनती है वेस्ट बंगाल और असम और त्रिपुरा के साथ, मेघालय के साथ भी, एंड जो दूसरे राज्य हैं उनके साथ। तो जो पाकिस्तानी एलिमेंट हैं, खासकर दोनों तरह के एलिमेंट, जो उनके इंटेलिजेंस एलिमेंट, जो आईएसआई की एक्टिविटी है अलोंग द बॉर्डर, दैट हैज इंक्रीज्ड। और जो पाकिस्तान प्रॉप्ड अप इस्लामिस्ट एलिमेंट हैं, खास करके क्लेरिक्स,
उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ढाका में एक तरीके से मानना चाहिए कि जो पाकिस्तानी एलिमेंट का जो रिवाइवल है, उसका पेनिट्रेशन, एक्सेस, एवरीथिंग विद द गवर्नमेंट, विद द मिलिट्री, विद द पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, एंड जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, जमायत इस्लामी एटसेट्रा, उनके साथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा माहौल है इस समय, वो एक ऐसा माहौल है, एक ऐसा फ्लूइड सिचुएशन है, जिसमें हाउएवर वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओवर्ट एक्शन अक्रॉस द बॉर्डर दिखाई देता है। बट जो रिवाइवल है, जो हसीना गवर्नमेंट के समय जेएमबी एलिमेंट्स, नियो जेएमबी एलिमेंट्स और जो आईसिस एलिमेंट्स था, जो उस पर जो पुलिस का अंकुश था, वो पूरा खत्म हो गया। उस बहुत सारी ऐसी जमायत इस्लामी पर से बैन हट गया, उनके बहुत सारे लीडर बाहर आ गए, खास करके हरकतुल ये हिजबुत तहरीर, वो एक मेरे ख्याल से सब वेरी वेरी डेंजरस आउटफिट, वो काफी एक्टिव हो गए हैं। इंडिकेशंस हैं कि उनके अलाइनमेंट विद द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अभी काफी गहरे हैं। तो एक जो पूरा माहौल है, हमको कहना चाहिए इनिमिकल एलिमेंट्स दे आर क्वाइट एक्टिव अलोंग द बॉर्डर्स। सर, आपने गहन अध्ययन किया है भारत के सीमावर्ती जो जिले हैं बांग्लादेश से सटे हुए, वहां पर किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और किस तरीके से वहां पे पिछले 10 साल में मस्जिद और मदरसों की संख्या बढ़ी है। क्या आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जो हुआ है, खास करके जो डिस्ट्रिक्ट्स आप वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, तो दोनों दिनाजपुर, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, उसके नीचे मालदा, मालदा के नीचे मुर्शिदाबाद, उसके बाद नदिया और नॉर्थ 24 परगना। जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी संख्या बढ़ी है काफी। एग्जैक्ट संख्या क्या है, जब तक इसका कोई मुकम्मल सर्वे नहीं हो तब तक बताना काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये हजारों की संख्या में है। इसके साथ साथ जमात की एक्टिविटी बढ़ी है, तबलीगी जमात की एक्टिविटी काफी बढ़ी है। और जो टैलेंट स्पॉटिंग होता है मदरसों में, इंटीरियर इलाकों में, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, और उनको फिर रेडिकलाइज करके और बहुत सारे कामों पे लगाया जाता है, उसकी गतिविधि भी काफी बढ़ी है। पिछले दिनों जो धुलियान और उसके आसपास राइट्स हुए थे, उसमें हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही ओब्वियस इस्लामिस्ट टेंडेंसी देखी गई। धुलियान काफी नजदीक है झारखंड से, तो एक लगता है कि एक पूरा, जैसे लगता है कि कॉरिडोर सा बन रहा है। तो ये सारी चीजें यदि होती रहीं और समय पर हम लोग इसका संज्ञान नहीं ले पाए और उसको मॉडरेट नहीं कर पाए, तो जो वोलेटिलिटी है, और उसी तरीके से असम साइड में भी जो अक्रॉस द बॉर्डर है, उसकी एक्टिविटीज बढ़ी हैं। वहां पर यह है कि एक तरीके से ये कहें कि ये एक्यूजेशन है प्रेजेंट डिस्पेंसेशन पे कि वो ओवर एक्टिव है, और उसके लिए एक फीलिंग वहां पे ग्रो कर रहा है, खास करके उन सेटलमेंट्स में जहां पर कि बांग्लादेशी मुस्लिम्स काफी हैं। तो एक चर्निंग वहां पर भी काफी कुछ हो रहा है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत बार थ्रेट दिया जाता है, या इस बात को उभार के लाया जाता है कि यदि वहां के युवा, खास करके युवा वर्ग में एक रिजेंटमेंट है, और उस रिजेंटमेंट का बहुत ज्यादा इजहार अभी नहीं हो रहा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चीजें काफी सिमरिंग हैं। तो वो कहते हैं कि इट कैन लीड टू समथिंग लाइक नेपाल लाइक सिचुएशन। बट फॉर्चुनेटली फॉर अस, अभी उस लेवल की चीजें अभी तक नहीं देखी गई हैं। लेकिन जितना जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, और यदि बांग्लादेश के चलते एक आशंका है कि
पोलराइजेशन वेस्ट बंगाल और असम त्रिपुरा तीनों जगह हो सकता है। इसके बड़े डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होंगे। हालांकि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, मुझे पूरा यकीन है कि उसको अच्छी तरह से डील करेंगे। नेवरदिलेस, यदि चीजें नहीं सुधरती हैं बांग्लादेश में, तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए ये एक ऐसा विषय होगा जो न सिर्फ कम्युनल सिचुएशन को जनरेट करेगा, बल्कि ये रेडिकल इस्लामिस्ट एलिमेंट को भी जनरेट करेगा। सर, हमने त्रिपुरा से कुछ बड़े बयान देखे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के हैं। वहाँ के वो पूर्व राजा जो हैं, वो उनके तरफ से बयान आया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भी जो माइनॉरिटीज जो हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में सब कुछ सहज है। और बांग्लादेश जो जिस आग को भड़काने की कोशिश कर रहा है एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स में, उस आग में वो खुद भी झुलस सकता है। तो ये जो बयान है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है या ये मामला कुछ इससे आगे भी जा सकता है? क्या बांग्लादेश में भी इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं जो जो वहां पे इस तरीके के कदम उठा पाए, अपनी सुरक्षा के लिए ही कदम उठा पाए? जो मुस्लिम कंट्री, उसमें हिंदू पॉपुलेशन पहले 22% था, काफी कुछ घट गया है। शायद 7%, 8% अब रह गया है। कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ माइग्रेशन की वजह से है या किस हिसाब से है, बट हिंदुओं की संख्या काफी घटी है। हिंदुओं के अलावा वहाँ बुद्धिस्ट, चकमा जो ट्राइब होते हैं, उनकी संख्या है। फिर कुछ ट्राइब्स ऐसे हैं जो खासी जयंतिया हिल्स में मिलते हैं और त्रिपुरा साइड में मिलते हैं। वो जनजातियां भी वहां पर हैं। कुछ बहुत ही छोटा क्रिश्चियन लोगों का वहां पर ये है। मेरे ध्यान में कभी नहीं आता है कि कभी उन्होंने कोई ऐसा संगठन बनाया हो जो वायलेंस बेस्ड संगठन हो। जो कुछ वहां पर यदि कुछ हो सकता है वो ये है कि यदि इस्लामी ताकतें बांग्लादेश में बहुत बढ़ती हैं तो वो फोर्स करेंगी कि हिंदू, चकमा और इस तरह की जनजाति सारे इकट्ठे हों। खास करके इनका जो जमावड़ा चिटगांव और नॉर्थ ऑफ चिटगांव की तरफ मिलता है, जो हमारे त्रिपुरा और मेघालय से ज्यादातर मिलता है, तो उस स्थिति में ये हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश के लिए वो एक ऐसा फैक्टर होगा जो कि बांग्लादेश के किसी भी सरकार को ये मजबूर करेगा कि वो अपने वर्ताव में कुछ न कुछ नरमी लाएं। यहाँ पर मैं ये एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से जो नर्चरेंस, जिसको डिसरप्टिव एलिमेंट हम कहते हैं, टेररिस्ट एलिमेंट या इंसर्जेंट एलिमेंट, जितना कुछ बांग्लादेश में मिला है, कभी भी हिंदुस्तान ने कहीं भी किसी भी संगठन को इस तरह की न तो नैतिक समर्थन उन्होंने उनको दिया है, न तो उनको कभी फंड किया है, न तो उनको उन्होंने ट्रेन किया है। हमारा जो अभी तक की पॉलिसी ये रही है कि वी विल नॉट सपोर्ट एनी डिसरप्टिव, एनी इंसर्जेंट, एनी टेररिस्ट एलिमेंट। तो जो त्रिपुरा से आवाज उठी है, वो आवाज मुझे लगता है कि इट विल वर्क मोर ऑन इमोशनल प्लेन। इट विल मोर वर्क ऑन दी, जिसको कह सकते हैं कि सॉलिडरिटी, कि जो सॉलिडरिटी है अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द सेम फोर्सेस, दैट विल इंक्रीज। कहने का ये मतलब है कि जो नॉन मुस्लिम एलिमेंट्स हैं, जो थ्रेटेंड फील कर रहे हैं अभी बांग्लादेश में, उनको यदि मॉरल सपोर्ट मिलेगा तो वो काफी संगठित होंगे और वो फिर इन इस्लामिस्ट और इस तरह के एंटी इंडिया फोर्सेस को वो अच्छी तरीके से वो उसका सामना कर सकेंगे। मुझे ऐसा लगता है। इट्स मोर इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट। मनोज सर, आपने हमें समझाया कि किस तरीके से बांग्लादेश में एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है और वहां पे आतंकवाद का खतरा बढ़ रहा है, और उस खतरे का भारत और खासतौर पर भारत के जो सीमावर्ती राज्य है, बांग्लादेश से सटे हुए राज्य है और उनके जो सीमावर्ती जिले हैं, उनके लिए उस खतरे के क्या आयाम हो सकते हैं। मैं आपको इस मामले में बंगाल की तरफ लेके जाना चाहूंगा। थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल है। क्या आपको लगता है कि बंगाल की राज्य सरकार को इस खतरे से निपटने के लिए जितनी गंभीरता से काम करना चाहिए उतनी गंभीरता से वो काम कर रही है, या वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में उस खतरे को थोड़ा सा इग्नोर किया जा रहा है?
सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक जो प्राइमरी कंसर्न होता है नेशनल सिक्योरिटी का, जिसे कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने रेखांकित किया था। उस समय फजल अली साहब इनके चेयरमैन होते थे, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि यदि जो सीमावर्ती राज्य हैं वो नेशनलिस्ट नहीं रहे तो नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की उतनी रक्षा नहीं हो सकती। मैं बिना किसी पार्टी का नाम लिए या ये पॉइंट आउट करते हुए कि ये मसौदा किस तरीके से पॉलिटिकल हुआ, मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं बंगाल की, पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के बारे में। पहला कि रेफ्यूजी पॉलिटिक्स कैसे आया और इसका वहां पर अभी जो एक पॉलिटिकल कल्चर है वो कैसा बना है, एंड वेदर इट कैन बी कॉल्ड काइंड ऑफ नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ऑन दैट ऑन दोज पैरामीटर्स और नॉट। और दूसरा ये कि यदि कहीं डेमोग्राफिक चेंज ऐसा होता है जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी, जो इस केस में हिंदू मेजॉरिटी है, उसको ये थ्रेटनिंग लगे कि इस डेमोग्राफिक चेंज से उनके वजूद को, उनके एग्जिस्टेंस को, उनके अधिकारों को किसी प्रकार से नुकसान हो सकता है या वो एक तरीके से खतरे में हो सकते हैं, तो उसके बैकलैश क्या होते हैं। और वो बैकलैश न सिर्फ हमको असम में दिखाई दिया 1980s के समय, हम उस पर भी बात कर सकते हैं, और किसी न किसी रूप में हम कम से कम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि बंगाल में इस तरह की सिमरिंग है, इस तरह के अंडर करेंट्स हैं। तो हम पहली बात आते हैं रेफ्यूजी पॉलिटिक्स पे, पर्टिकुलरली 1967 के बाद एक जो वहां पे लेफ्टिस्ट पार्टी थी, खास करके उसकी जो प्रमुख पार्टी थी सीपीएम, उन्होंने एक कैसे तरीका निकाला कि रेफ्यूजी बेस्ड पॉलिटिक्स करें और हम सरकार में आने की कोशिश की करें, जो कि वो 1967 में वो उन्होंने अपनी सरकार बनाई, एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट बनाई, कांग्रेस को वोट आउट किया, लेकिन वो कोलिशन गवर्नमेंट था। उसका परफेक्शन होता है 1977 में, 1977। बिटवीन 1977 और उसके बाद अनवरत रूप से जो इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं, अब इस पर क्या होता है कि एक्यूजेशन एंड काउंटर एक्यूजेशन है। राज्य सरकार कहती है कि बॉर्डर केंद्र का सब्जेक्ट है, इट्स अ सेंट्रल लिस्ट, द बीएसएफ इज डिप्लॉयड देयर, एंड उनका पूरा तंत्र है, फिर ये बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे हो रही है। लेकिन जब हम वहां जा करके देखते हैं तो वहां पर दो चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक तो ये कि जो बाउंड्री लाइन, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बनाई गई और उसमें जो नो मैंस लैंड के लिए एक जगह छोड़ी जाती है, वो जगह बहुत जगहों पे छोड़ी ही नहीं गई। मतलब आप यदि वहां जाएंगे तो कुछ इलाके ऐसे मिलेंगे कि घर का आंगन हिंदुस्तान में है और घर का जो दरवाजा खुलता है, और वहां से नदी कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत सारा रिवराइन इलाका है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वो बांग्लादेश की तरफ खुलता है। तो बहुत सारी इंटरनेशनल बाउंड्री तो इस तरह के डेंस जो बसावट है, सेटलमेंट है, उसके थ्रू है, बहुत सारी रिवराइन है। तो जब तक इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन डिमार्केट करके नो मैंस लैंड छोड़ी ना जाए और ये तय नहीं किया जाए कि हम यदि कहीं पर बनाएंगे कि यदि कि पशु लाने ले जाने की आवश्यकता है, मतलब जो गेट्स बनते हैं उसके, और उस गेट की माइनिंग कैसे होगी, जब तक इसकी पूरी व्यवस्था नहीं होगी, इस तरह के बॉर्डर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आप एक तरफ बांग्लादेश में निकल जाइए, दूसरी तरफ आप हिंदुस्तान में आइए, आपने कोई बाउंड्री लाइन बनाएंगे, एक उसकी पिलर डालेंगे, फिर ये तय करेंगे कि उसका क्रॉसिंग कैसे होगा, नहीं होगा, और वो दोनों एक म्यूचुअली एग्रीड अरेंजमेंट पे होना चाहिए। तो वो व्यवस्था तो हो नहीं पाती है। उसके लिए आपको लैंड लेना पड़ेगा, जो राज्य सरकार कहती है कि आप लैंड नहीं ले सकते। तो ये एक पेचीदा मसौदा है, काफी पेचीदा मसौदा है। दूसरा चीज ये है कि जब इलीगल इमिग्रेंट्स हिंदुस्तान की तरफ आते हैं तो देयर इज अ सिस्टम ऑफ डाउट्स कि आते ही उनका फोटो आईडी कार्ड कैसे बनेगा, उनका राशन कार्ड कैसे बनेगा, उनका वोटर लिस्ट में नाम कैसे जाएगा, इवन उनका पासपोर्ट कैसे बनेगा। इट इज अ वेल फैसिलिटेटेड सिस्टम एंड दिस इज व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट इज डिनाइंग। वो कहती है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करते।
बल्कि लोग पकड़े जाते हैं तो दो दो पासपोर्ट के साथ पकड़े जाते हैं, बांग्लादेश के पासपोर्ट के साथ भी और इंडियन पासपोर्ट के साथ भी। जब हम उसके वापस में जाते हैं कि हम इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देखें, तो अल्टीमेटली पता होता है कि कहीं न कहीं से एक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट बना पहले। गलतियां बहुत लोगों की है, इसमें हम किसी एक को एक्यूज नहीं कर सकते। जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, जो आपने सवाल उठाया कि पॉलिटिक्स कैसे अफेक्ट होती है, वो इस प्रकार से अफेक्ट होती है कि जो रूलिंग पार्टी है वो नहीं चाहती कि जो हमारा वोटर इस प्रकार से वोटर लिस्ट में जिसका नाम है वो ना कटे। अब ये हुआ कि 1947 से लेकर के अभी तक बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं, जो बिना रेफ्यूजी स्टेटस और बिना सिटीजनशिप पाए हुए वहां पे रह रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि यदि हम उनको हटाते हैं तो किसको माने कि नेचुरलाइज्ड है और किसको माने कि नेचुरलाइज्ड नहीं है। कहने का मतलब है कि जब तक यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को फुल्ली इंप्लीमेंट नहीं करेंगे आप, तब तक ये पहचान कर पाना कि कौन वहां पर वैलिड सिटीजन है, कौन वहां पर वैलिड सिटीजन नहीं है, बहुत मुश्किल है। यही समस्या हुई असम में भी, जिसमें कि एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों को पाई गई जब वहां पर एनसीआर को एग्जीक्यूट किया गया कि हम ये तय करें कि कौन यहाँ के बोनाफाइडी सिटीजन है, कौन यहाँ के बोनाफाइडी सिटीजन नहीं है। अभी भी वो फुल्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है। दैट हैपेंड अंडर द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इट्स अ वेरी कंटेंशियस इशू। बट इससे क्या होता है कि एक एंटी सेंटर सेंटिमेंट को जनरेट करता है ये, एंड द पावर इन द स्टेट दे ट्राई टू इनकैश इट। वो सबको डराते हैं कि देखिए, अब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बना, उसके अगेंस्ट में जो एक प्रचार किया गया वेस्ट बंगाल में पूरा, कि किस तरीके से ये आपकी सिटीजनशिप ले लेगा, खत्म कर देगा। सीएए तो सिटीजनशिप देने का अधिकार था, उसका एक्ट था, लेने का नहीं था। तो एक तरीके से प्रचार ही हुआ। अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हम तो सिलहट से यहाँ पर आए, जब हम यहाँ पे आए तो हमें छठी कक्षा में थे, हमें पता नहीं था, हमने पढ़ाई लिखाई की, हमारे पास जो कुछ है सिर्फ स्कूल सर्टिफिकेट है, इसके अलावा मुझे कोई ऐसा चीज प्रूव करने के लिए नहीं है कि ये जमीन मेरी है या मैं यहाँ का बोनाफाइड सिटीजन हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 60 साल हो गए, अब मैं रिटायर कर गया हूँ, तो क्या ये मुझे सिटीजनशिप मानेंगे या नहीं मानेंगे? मैं कौन सा सर्टिफिकेट दूंगा? इस तरह के बहुत सारे प्रचार दुष्प्रचार यहाँ पर हुए हैं। वो वहां पर अफेक्ट कर रहा है वहां की पॉलिटिक्स को। वो वहां का बहुत बार कोर सब्जेक्ट बन जाता है। 2019 और 2022-21 के इलेक्शन जो थे, उसका एक बड़ा मसौदा सीएए और एंटी सीए था, और उसी सीए एंटी सीए का बहुत बड़ा मजमा दिल्ली के शाहीन बाग में भी लगा। तो एक एक क्या कह सकते हैं इसको, कि एक पक्ष ये चाहता है कि हम उनको रखें, जो लोग जिन पर ये एक्यूजेशन है कि वो इलीगल हैं, और कुछ पार्टी चाहती है कि उसको हम हटाएं। जिनको ये लगता है कि वो मेरे वोटर नहीं है, वो उनको हटाने की कोशिश करते हैं। जिनको लगता है वो मेरे वोटर हैं, हम उनको रखने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस चीज को रेखांकित करना चाहता था कि आपने ये पूछा कि डेमोग्राफिक चेंजेस को लेकर के क्या ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक आशंका है। यदि हम खतरा नहीं कहते हैं सीधे रूप में, खतरा एक बहुत बड़ा एक हार्श वर्ड है, तो क्या हम ये मानते हैं, इंडिकेट करते हैं, ये क्या ये इंडिकेट करता है कि ये हमारा नेशनल सिक्योरिटी इम्पिंज करता है? तो मैं कहूंगा कि ये करता है, निश्चित रूप से करता है। और ये बंगाल, असम और भी उनके जो आसपास, इवन जो 2-3 जिले हैं बिहार के, कटिहार, पूर्णिया, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार को भी बहुत सचेत रहने की जरूरत होगी, और खासतौर पर ये बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसके बाद तो सावधानी और ज्यादा बरतने की जरूरत होगी। जैसे वो कहते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कुछ ऐसा मसला है। मनोज सर, एक चीज और हम आपसे समझना चाहें, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसको लेकर काफी सारे बयान सामने आए हैं, भारत की तरफ से भी, बांग्लादेश की तरफ से भी। क्या आप हमारे दर्शकों को समझाएंगे कि ये कैसे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है,
ये करीब 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो एक छोटा, मतलब जिसको आप नेक की तरह मान सकते हैं। 22 किलोमीटर इस तरह से और 20 किलोमीटर इधर हमारा बड़ा भूभाग है और इधर हमारा बड़ा भूभाग है, ये जोड़ता है। तो जो उत्तर बंगाल है, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, उसके बाद असम, असम के बाद स्टेट्स हैं, और इस तरफ सिलीगुड़ी के ऊपर आपका सिक्किम का इलाका पड़ता है। तो यदि इसको कट किया जाए किसी तरीके से, मतलब यहां पर जो स्ट्रेटजी जो अपना सकते हैं हमारे एडवर्सरी, जो कोई भी है, अच्छा यहां पर जो चिकन नेक बनता है, इसको यदि हम चिकन नेक माने, तो इस तरफ नेपाल है, और जो सिक्किम है उसके एक जगह जिसको हम चुम्बी वैली कहते हैं, वहां पर भूटान का हिस्सा आता है, वहां पर चाइनीज दखल है। दैट मीन्स चाइनीज, they have all the infrastructure and facility to come up to that this thing। और एरियल डिस्टेंस जो चुम्बी वैली और इसका पड़ जाता है, ये तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर का है। और ये जो नेपाल है, यहाँ पे एक जगह कहलाती है झापा, और यदि हम इसके उत्तर से पहुंचेंगे तो ये उत्तरी तिब्बत या चाइनीज के पास से एक पूरा का पूरा हाईवे बन रहा है, राइट। और इस तरफ बंगाल है, बांग्लादेश है, नॉर्दर्न बांग्लादेश। तो यदि नेपाल चाइना के साथ सहयोग करे या हमारे साथ सहयोग ना करे, और चाइना चुम्बी वैली तक आ जाए, और इधर बांग्लादेश की साइड से भी एक एडवर्सोरियल स्टांस हो, तो ये थ्रेटन्ड होगा। जब ये थ्रेटन्ड होगा तो यू कैन कट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, राइट, द नॉर्थ बंगाल एंड द सेवन सिस्टर्स जिसकी वो बात कर रहे हैं उसको, राइट। सो इट इज। उसके बाद आपको यदि कोई रेनफोर्समेंट चाहिए तो सिर्फ एरियल रेनफोर्समेंट है। एरियल रेनफोर्समेंट की जगह आपको कोई रेनफोर्समेंट नहीं है। यदि बांग्लादेश हिंदुस्तान से फ्रेंडली है और वो हमें कॉरिडोर देता है, लैंड कॉरिडोर, तो हम बड़ी आसानी से जहां कहीं भी कोई दिक्कत है, चाहे अरुणाचल प्रदेश में है, चाहे त्रिपुरा में है या मेघालय में है, तो हम बड़ी आसानी से जो भी चीजें हैं, सुविधा की चीजें हैं, वो हम उसको मुहैया करा सकते हैं। इवन इफ रिक्वायर्स दैट आर्मी कॉन्वॉय कैन गो एंड वी हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, दिस कैन बी डन। सो जो चाइनीज थ्रेट है फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड इटसेल्फ, इट कैन बी काउंटर्ड इफ बांग्लादेश इज फ्रेंडली विथ इंडिया। इफ बांग्लादेश इज नॉट फ्रेंडली विथ इंडिया, देन व्हाट विल हैपन? जो उन्होंने अभी तो एयरपोर्ट हैं उस तरफ, जो वो कह रहे हैं कि हम चाइनीज को बनाएंगे, विच इज वेरी नियर टू जलपाईगुड़ी एंड सिलीगुड़ी, और यदि वहां पे चाइनीज बेस बनता है किसी भी तरीके से, तो वो आपके उनका जो डेप्थ ऑफ स्ट्राइक है वो बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा उसका। सो बेसिकली बांग्लादेश इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे, trying to create a kind of situation by giving a statement no less than their chief advisor Yunus कि उनको अलग किया जा सकता है। That means कि they will allow just Chinese to build the military infrastructure within Bangladesh, which can neutralize the military, air and naval assets of India deployed on the eastern and northeastern side, whether they are in Sikkim, they are in Arunachal, they are in Nagaland, they are in Manipur, they are in Tripura, or they are in Assam and Bangladesh, along the जो बे ऑफ बंगाल का जो नेवल पार्ट है, आप कह सकते हैं कि उड़ीसा अपवार्ड जो सुंदरबन का इलाका है वेस्ट बंगाल का, दैट्स द ग्रेविटी। सो इट्स अ थियरी, ये प्रैक्टिकल होगा या नहीं होगा, दिस इज ए बिग क्वेश्चन मार्क। बट आप किसी भी सीजन्ड स्ट्रेटेजिस्ट से पूछेंगे, सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न if the people have started talking like that. But the question arises whether जो कोई भी अभी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, they can carry this stance forever। क्या वो सारी ताकतें जो कम्युनिटी टू कम्युनिटी या पॉजिटिव पॉलिटिकल फोर्सेस विद इन बांग्लादेश एंड पॉजिटिव पॉलिटिकल फोर्सेस इन इंडिया, they will just give up their effort not to restore some kind of normalcy and to remain
all that kind of adversity. They have seen पाकिस्तान का चाहे वो न्यूक्लियर पावर हो आज की तारीख में, उनका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो, लेकिन जो उनकी माली इकोनॉमिक हालत है और जिस हिसाब से स्पाउनिंग हो रही है टेररिज्म की, जिसके चलते nobody is safe there. Anybody can be killed. Anybody can be killed anytime, anywhere. मतलब परवेज मुशर्रफ पे अटैक हुए, बेनजीर भुट्टो का एसासिनेशन हुआ, बड़ा बड़ा एक ऐसा एसासिनेशन जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। वहां पे जो गन कल्चर है, इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ गन कल्चर। वेदर बांग्लादेश कैन अफोर्ड the same kind of society to develop, and whether the intellectuals in Bangladesh they will allow to happen this is a big question. अभी तक तो हम सिर्फ उन चीजों की बातें कर रहे हैं जो सरफेस पे बहुत ज्यादा आ चुकी हैं। तो क्या ये मेजॉरिटी बांग्लादेशी को रिप्रेजेंट करते हैं? वी हैव टू वेट एंड सी दैट अ वेरी बिग section of Bangladeshis are right now silent. Maybe that they will decide at the nick of, जिसको कह सकते हैं ना, at the nick of at the time of crisis. और हम ये नहीं मान सकते। आप देखिए कि 17-18 साल के बाद या जितने साल के बाद ये आए हैं तारिक रहमान, you see how the population they have received after 18 years, I think after 2008 he has come here. तो यदि हसीना या उस तरह का 10 साल के बाद या 5 साल के बाद बांग्लादेश में वापसी होती है, तो क्या वो चाहेंगे कि जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं, जो इस तरह का फॉरेन पॉलिसी है, जो इस तरह की स्ट्रेटजी है, वेदर दे विल अलाउ इन बांग्लादेश? सो दीज आर बिग क्वेश्चन. सो मेनी थिंग्स वी सी हियर दैट दे आर टू मच अनसर्टेन, they are too much fluid. Nevertheless, the emotions are being raked up. I want to underscore one thing at this point, that anything and everything which is happening, it is the Jamaat-e-Islami. They are getting the maximum leverage. That is the biggest problem. चाहे हमारा एक तरीके से कहिए स्ट्रेटेजिक लॉस हो, चाहे हमारा जो फ्रेंडशिप है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे हमारा ट्रेड एंड कॉमर्स पर इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे जो हमारा एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, चाहे जो एक बंगाली आइडेंटिटी और सॉलिडरिटी है, नाउ दैट हैज एक्वायर्ड a tendency to divide on the basis of religion. Bengali Hindu and Bengali Muslim are dividing, whether that's also a matter of concern. All these things, it is rooted in Jamaat-e-Islami. सर, इस सब का जो पहला हमें जो हमें अलर्ट मिलेगा वो फरवरी में जो बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, उससे हमें पता लग जाएगा कि वो जो साइलेंट मेजॉरिटी है जिसकी आप बात कर रहे थे, वो कितनी मुखर होती है और किस तरीके से अपने आप को असर्ट करती है, या असर्ट कर पाती है या नहीं कर पाती। अभी तो खतरा बहुत बड़ा है। अगर हम शरीफ और उस्मान हादी की हत्या के बाद जो लोग उसके लिए जुटे, जब उसको दफनाया जा रहा था, जिस तरीके की भीड़ वहां पे जुटी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। और उसको जहां दफनाया गया, नेशनल पोएट की कब्र के, काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के बगल में उनको दफनाया गया, ये भी अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट था। लेकिन हम फिर भी उम्मीद करेंगे कि ये जो साइलेंट मेजॉरिटी है ये सामने आए और बांग्लादेश को उस रास्ते पर ना लेके जाए जो कि जिस रास्ते पर पाकिस्तान चला है। और ये भारत के लिए तो अच्छा होगा ही होगा, लेकिन बांग्लादेश के लिए, खुद के लिए भी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए इस चर्चा में। चर्चा नहीं की है वो ये है कि नेचर ऑफ इलेक्शन क्या होगा, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। यदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो जिस हिसाब से 1971 में जमायत इस्लामी और उनके जो मसीहा थे पाकिस्तानी एलिमेंट को वहां की लोगों ने, जो मुक्ति वाहिनी योद्धा थे, उन्होंने लिबरेशन मूवमेंट में हराया था, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बाद जो एलिमेंट वो दोबारा से वहां आए हैं, whether those will be silenced by the majority populace, that is to be seen. This is a big test for Bangladesh and this is the big test for the region itself. Absolutely, sir. You have summed it nicely, sir. Thank you very much for joining me, sir.
थैंक यू।